देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ सामने में सबसे पहले से जोड़ी आपको बताएंगे, जहां पर 10 सालों तक कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वापस से पार्टी का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। दोस्तों कौन है ये नेता बताएंगे, जिनके आने से पूरी तरीके से एक राज्य के अंदर सरकार तो बनती हुई दिखाई देने लगी है, लेकिन पार्टी होगी पूरे देश भर के अंदर जोरदार तरीके की मजबूत। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर संसद की सीढ़ियों पर राहुल गांधी से बहस करने वाले बीजेपी के मंत्री का भविष्य हो गया खत्म। केंद्र का मंत्री होने के बावजूद नहीं मिली राज्यसभा की टिकट। दोस्तों बताएंगे क्या मंत्रिमंडल से जाने वाला है और अंधेरे में धकेल दिया गया है। भविष्य बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर फडणवीस को हटाकर शिंदे बनेंगे मुख्यमंत्री। उनके विधायक के द्वारा किए गए दावे के बाद फिर से जोरदार हड़कंप मचा है। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे करके अपने मजबूत स्थिति में पहुंचने जा रही है और लगातार नेताओं के आने से पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक विकल्प के तौर पर जोरदार तरीके से उभर रही है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर ताकि चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2002 से लेकर 7 तक कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 7 से लेकर 22 तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस पार्टी में वापसी हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की वापसी को लेकर सीधा राहुल गांधी उनके संपर्क में है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जताते हुए कांग्रेस पार्टी से आए बीजेपी के नेता केवल सिंह ढिल्लों को भारतीय जनता पार्टी का पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों इस बात को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह भड़के हुए हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह इससे अपने खिलाफ की गई कार्रवाई यानी भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपमान किया, इस तरीके से वो मान रहे हैं। दोस्तों और बीजेपी में साइडलाइन होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि बीजेपी पूरी तरीके से रिजिड है, यानी भाजपा के अंदर फैसले दिल्ली से होते हैं और पंजाब के नेताओं पर हुक्म चलाया जाता है। दोस्तों राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे भाई के निधन के बाद राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर फोन करके शोक जताया और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी की जमकर तारीफ की थी। दोस्तों कुछ दिन पहले ही और चर्चाएं इस बात को लेकर तेज हो गई थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता जिनके पारिवारिक संबंध और बातचीत है दोस्तों कैप्टन साहब के साथ में यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर मोहर लगा दी है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान देते हुए मीडिया के सामने कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है। दावा किया गया कि उनके साथ पार्टी लगातार बातचीत कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बयान कि वो पार्टी के संपर्क में है, इससे पता चल रहा है कि बातचीत काफी आगे निकल चुकी है। दोस्तों और जल्द ही सामने आएगी ये बात कि कैप्टन साहब वापस से कांग्रेस पार्टी में आते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे के ऊपर फेमा का मामला चल रहा है दोस्तों, यानी विदेशी लेन देन का मामला चल रहा है। कई बार उनके घर पर छापेमारी भी की गई है। दोस्तों ऐसे में 2022 के अंदर पंजाब लोक कांग्रेस बनाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से बाहर निकलकर बीजेपी में चले गए थे। दोस्तों अपनी पार्टी का विलय करवा लिया था, लेकिन बाद में वो विधानसभा का चुनाव भी हार गए। लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस पार्टी में लौटने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच में दो बड़े सवाल है दोस्तों। पहला ये कि क्या ईडी का जो मामला इनके ऊपर चल रहा है, इनके बेटे के ऊपर चल रहा है, क्या उसमें लड़ाई लड़ने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह तैयार है, क्योंकि कांग्रेस में आएंगे तो संघर्ष और ज्यादा बढ़ने वाला है। दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर युवा नेतृत्व के साथ आगे बढ़ चुकी है दोस्तों, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी हो या फिर राजा वडिंग हो या फिर कोई और नेता हो, तो मुख्यमंत्री का पोस्ट तो इनको मिलने वाला नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जिताने में योगदान दे सकते हैं। इसके एवज में कांग्रेस पार्टी इनको बड़ा सम्मान दे सकती है दोस्तों। और वैसे भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस पार्टी से ही जोड़कर देखा जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी और भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में बचा कुचा सपना भी टूट जाना, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कैप्टन साहब आज नहीं तो कल कांग्रेस पार्टी में ही दिखाई देंगे, तो लिखा जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर भारतीय जनता पार्टी में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाते हैं दोस्तों, यानी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाते हैं, तो इनको अपनी निष्ठा साबित करनी पड़ती है। और मंत्री बनाने के बावजूद यानी बीजेपी ने अगर इनको मंत्री बना भी दिया तभी इनको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को गालियां देनी पड़ती है, उल्टा उल्टा बयान देना पड़ता है, जबरदस्ती के पंगे लेने पड़ते हैं ताकि पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनकी विश्वसनीयता बनी रहे। दोस्तों कुछ ऐसा ही मामला एक और केंद्रीय मंत्री से जुड़ा हुआ सामने आया। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नए नए मंत्री बनाए गए, यानी 2024 के चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हुए रवनीत सिंह बिट्टू जो दोबारा से लोकसभा का चुनाव लड़े और बीजेपी के टिकट पर हार भी गए दोस्तों, उनको राज्यसभा राजस्थान से भेजकर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री बना दिया। और कई बार राहुल गांधी के साथ ये बहस करते हुए नजर आते हैं दोस्तों। ऐसे ही अभी कुछ दिनों पहले गद्दार विवाद को लेकर रवनीत बिट्टू और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के बीच में जोरदार तरीके की बहस हो जाती है दोस्तों, यानी कांग्रेस में राहुल गांधी ने जिस नेता को काफी आगे किया वो रवनीत सिंह बिट्टू अचानक बीजेपी में चले जाते हैं दोस्तों, जिसके बाद ये संसद भवन के अंदर जब भी दिखाई देते हैं कोई ना कोई कांग्रेस
कांग्रेसी नेता इनको गद्दार बोल ही देता है। राहुल गांधी ने खुद इनको गद्दार बोल दिया तो सीढ़ियों पर जोरदार तरीके का बवाल हो गया था दोस्तों। इसके बाद बीजेपी ने सिख समाज का अपमान बताते हुए तमाम तरीके की बातें करनी शुरू कर दी दोस्तों। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय मंत्री को ही राज्यसभा का टिकट देने से मना कर दिया है दोस्तों। यानी इनको मंत्री रहना होगा तो राज्यसभा का मेंबर बनकर आना पड़ेगा। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू को बीजेपी ने राजस्थान की 2 अपने सीटों पर से एक भी सीट पर इनको उम्मीदवार नहीं बनाया है दोस्तों। इसका मतलब रवनीत बिट्टू के साथ में मोए मोए हो चुका है दोस्तों। यानी केंद्रीय मंत्री बनाए गए लेकिन मात्र 2 साल के बाद राज्यसभा की टिकट तक नहीं दी जा रही है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पंजाब में जो भी नेता बीजेपी में जाएगा उसका भविष्य पंजाब में पूरी तरीके से बर्बाद होना तय है। और यही बड़ा कारण है कि रवनीत सिंह बिट्टू जो पिछली बार लोकसभा सांसद थे 2024 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लड़े, बुरी तरीके से हार गए। इसके बाद अब इनका बुरा हाल हो गया है जब इनसे कैबिनेट के मंत्री का पोस्ट जाने वाला है दोस्तों। और राज्यसभा के सदस्य तो यह है ही नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी इन सारे नेताओं का यूज एंड थ्रो करती है यानी इस्तेमाल करके फेंक देती है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक रस्साकसी के बीच में अब्दुल सत्तार के तीखे तेवरों से महायुति के भीतर चल रहा विवाद सबके सामने आ गया है दोस्तों। बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के बीच में लगातार एक दूसरे पर सिर फुटबॉल जारी है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी हमारी प्रमुख गठबंधन सहयोगी है, ये बयान देते हुए अब्दुल सत्तार ने खुलकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि मुख्यमंत्री भी बीजेपी से है, भाजपा हमारी सहयोगी पार्टी है, मुख्य सहयोगी पार्टी है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके कार्यकर्ता शिवसेना के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। साथ मिलकर काम करने और गठबंधन धर्म निभाने की बजाय बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारी शिवसेना को पूरी तरीके से दरकिनार कर रहे हैं और केवल अपने लोगों को ही सत्ता को मजबूत करने के काम में जुटे हुए हैं। और अब्दुल सत्तार ने कहा कि हमें ये गंभीर विषय पर तुरंत चर्चा करनी चाहिए। हम बीजेपी के गठबंधन सहयोगी हैं लेकिन उनके राजनीतिक विरोधी नहीं है, इसलिए ये जो कुछ भी चल रहा है उस पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुलकर बातचीत करनी चाहिए। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने जमाया है अवैध कब्जा, इस तरीके का दावा किया गया, चाहे महानगर पालिका हो या फिर जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, अन्य स्थानीय निकाय हो। यानी जब बात आ रही है पोस्ट की तो बीजेपी के लोग पोस्ट कब्जा ले रहे हैं और इसे शिंदे की पार्टी कमजोर हो रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर नीट पेपर को लेकर जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है दोस्तों उसमें 6 लोगों के नाम कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट जारी करते हुए धर्मेंद्र प्रधान को इसका आरोप भी बताते हुए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की है दोस्तों। कांग्रेस ने कहा कि नीट पेपर स्कैम के मामले को लेकर हमारे देश के 6 होनहार बच्चों ने अपनी जान दी है, जिसमें अनुष्का चतुर्वेदी, प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा के साथ साथ भाग्यश्री और सिद्धार्थ हेगड़े और अंशिका पांडे का नाम है दोस्तों। ये सबके सब बच्चे दोबारा से पेपर देने से परेशान हो गए थे। यानी नीट पेपर लीक मामले को लेकर इन 6 बच्चों के जान गंवाए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इन सारे मामले पर केवल एक ही व्यक्ति आरोपी है और वो हमारा सिस्टम है। यानी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की जा रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्रालय संभल नहीं रहा और धर्मेंद्र प्रधान को अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए, जब नहीं संभाल रहा हो मंत्रालय तो रखकर क्या साबित करना चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान अपने पोस्ट से इस्तीफा दे। लोगों को दूसरे शिक्षा मंत्री की जरूरत है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में अपने सबसे मजबूत गढ़ कहे जाने वाले कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की फिर वापसी हुई है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के चुनाव में बिलासपुर और जगदलपुर नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। स्थानीय राजनीति के लिए बेहद अहम दिन माना गया दोस्तों। राज्य के अंदर 1 जून को संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के आम और उपचुनाव को लेकर अपडेट सामने आई है, जहां पर नगर निगम के कई सीटें और नगर पालिका के अध्यक्ष, पार्षद और जन पद के सदस्य, सरपंच और पंच समेत 1310 रिक्त पदों पर वोट डाले गए दोस्तों। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इसमें ज्यादातर सीटें जीती दोस्तों। और उससे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य के अध्यक्ष हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंह देव, उनके सबसे करीबी व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने शिकस्त दी है दोस्तों। तो कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के वापसी का दौर शुरू हो गया है दोस्तों। और इतना ही नहीं बल्कि इसके आगे भी कांग्रेस पार्टी ने कई सीटों पर अपनी दावेदारी दिखाई है और मजबूती के साथ चुनाव जीता है दोस्तों। तारबहार उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा। शेख आजम 1000 वोटों से चुनाव जीते। तो छत्तीसगढ़ में जब अगला चुनाव होगा तो ये तय है कि कांग्रेस पार्टी मुख्य प्लेयर बनकर मैदान में कूदेगी दोस्तों और जीत कर आएगी। पिछली बार बहुत मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव जीती थी और भूपेश बघेल सरकार को आम जनता याद कर रही है दोस्तों। अगर वापस से भूपेश बघेल लौटेंगे तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर इंडियन यूथ कांग्रेस का आंदोलन लगातार जारी है दोस्तों। उदय भानु चिब जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यह आंदोलन एक बार फिर से होता हुआ नजर आया दोस्तों। लगातार महाराष्ट्र के दौरे पर थे और इसके बाद असम के लिए निकल गए और असम में कांग्रेस पार्टी के नेता आंदोलन करते हुए दिखाई दिए दोस्तों। जोर जोर से नारे लगा रहे थे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले कर्नाटका में मौजूद थे, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर मौजूद थे और फिर राजस्थान और अलग अलग इलाकों के अंदर आंदोलन किया गया दोस्तों। और अब असम पहुंच गए हैं कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के लोग। इस पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार में लाखों छात्रों के भविष्य के साथ
लगातार खिलवाड़ हो रहा है। नीट पेपर लीक के साथ कई और बड़ी परीक्षाएं सवालों के घेरे में है। इसी के खिलाफ गुवाहाटी में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानुचिव के नेतृत्व में युवा साथियों के द्वारा जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया गया। हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री के पोस्ट से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि छात्रों के साथ अन्याय करने वालों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। आप लोग इस पर जो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर गुजरात से आने वाले व्यक्ति ने एक ऐसा बड़ा कांड किया है जो जोरदार तरीके सवालों के घेरे में है। दोस्तों जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये कि शेयर बाजार नियामक सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट और उसके प्रमोटर राजेश मेहता पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और धन के दुरुपयोग से जुड़े हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों इस मामले में सेबी ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए अगले आदेश तक राजेश मेहता के कंपनी के शेयर की खरीद बिक्री और अन्य प्रतिभूति बाजार गतिविधियों पर रोक लगा दी है। दोस्तों 4 जून को जारी 109 पन्ने आदेश में सेबी ने कहा कि कंपनी ने अपनी विदेशी सहायक कंपनियों के जरिए कई वर्षों तक कारोबार और आय को बढ़ाकर यानी अपनी इनकम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर पेश किया और जांच में वित्त वर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 के बीच में कंपनी के खाते में बड़े पैमाने पर हेरफेर के आरोप लगे। दोस्तों सेबी के अनुसार ये कथित गड़बड़ी के जरिए 158.3 अरब डॉलर यानी तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए के राजस्व को गलत तरीके से दुरुपयोग किया गया, जो 5 वित्तीय वर्षों में कंपनी के द्वारा घोषित कुल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी है और उसके बावजूद पर जांच नहीं बैठाई गई तो ये तो बीजेपी सरकार और जो काम करने आए अधिकारी उन पर सवाल खड़ा होता है। दोस्तों अपनी राय जरूर लिखकर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी की एक राज्य के अंदर भी एंट्री हुई है। दोस्तों जो अपडेट है वो ये कि महज कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाले कांग्रेस जनता पार्टी के लोग 6 तारीख को यानी कल जोरदार तरीके से जंतर मंतर पर दिल्ली में आंदोलन करेंगे। सोनम वांगचुक ने भी इनका समर्थन किया है और आज का इंतजार है। अगर केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं आएगा तो फिर आगे कदम उठाया जाएगा। दोस्तों ऐसे में आप जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे ने एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने कहा कि झंगुरा आ रहा है जंतर मंतर, देश की पहली मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के तौर पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ 6 जून को सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल होगी। दोस्तों ऐसे में बाकी सब वीडियो में है यानी झंगुर इज कमिंग टू जंतर मंतर यानी कांग्रेस जंतर मंतर पर आ रहा है। अमित जोगी के द्वारा यह बयान दिया गया है। दोस्तों अमित जोगी ने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश की छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा पाए और अजीत जोगी जो एक वरिष्ठ नेता जाने जाते थे कांग्रेस पार्टी के दोस्तों और कई सालों तक कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, तो ऐसे में उनको साइडलाइन कर दिया गया। दोस्तों इसके बाद अब अमित जोगी दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में अपनी मजबूत स्थिति दिखाएंगे। अब इस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो अपनी पार्टी बना नहीं पा रहे और ऊपर से दिल्ली में आकर आंदोलन में हिस्सा लेने की बातें कर रहे हैं। दोस्तों हालांकि इसका कितना असर पड़ेगा ये तो देखने वाली बात रहेगी। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस उत्तराखंड के चुनाव में सैनिक है। दोस्तों यानी उत्तराखंड के पहाड़ियों से बड़ी संख्या में लोग सेना में जाते हैं। दोस्तों ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर राहुल गांधी का दौरा होने वाला था, अल्मोड़ा के अंदर भी दौरा होने वाला था और मौसम की खराब स्थिति के कारण दौरे को रद्द कर दिया गया। दोस्तों लेकिन एक तरीके से देखें तो पूर्व सैनिकों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर मैदान में कूदी हुई है। पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बल स्वाभिमान सभा का नाम दिया गया था। दोस्तों राहुल गांधी ने इन सबको संबोधित भी किया है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर सैनिक समाज के लोगों को साथ में लेकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए, पार्टी के लिए सैनिक समाज बड़ी संख्या में एकजुट दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों जंतर मंतर पर भी जब भी आंदोलन होता है पूर्व सैनिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पवन खेड़ा को आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा सम्मान दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंता विश्व शर्मा, जिसके पास असम की पूरी पुलिस है, दोस्तों उससे सीधे तौर पर टक्कर लेने वाले नेता पवन खेड़ा को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटका में 3 राज्यसभा के सांसद कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनकर जाएंगे। दोस्तों तीनों के नाम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम है। दोस्तों ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में कर्नाटका से कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा दिल्ली पहुंच रहे हैं दोस्तों और संसद भवन के अंदर नरेंद्र मोदी के सामने सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को और भी दिग्गजों को आगे करना चाहिए, दोस्तों एकदम सही दिशा में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के सांसद सुखेंदु शेखर ने एक बड़ा बयान दिया। दोस्तों सुखेंदु शेखर कहते हैं कि मैं शारीरिक तौर पर टीएमसी का हिस्सा जरूर हूं, लेकिन मैं मानसिक तौर पर नहीं हूं। यानी मानसिक तौर पर कहां पर है इसका जवाब वो नहीं दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं सबको पता है कि किस तरीके की स्थिति बनाई जा रही है। आप लोग इस पूरे मामले पर राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि टीएमसी के जितने भी विधायक हैं उन्होंने तो पलटी मार ली है, जो दावे चल रहे हैं, लेकिन अब जो सांसद है उनके पलटी मारने का दौर भी शुरू हो चुका है। दोस्तों सांसद के पलटी मारने के पीछे बड़ा तर्क ये रहता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो इनको मंत्रिमंडल का हिस्सा
बनाया जा सकता है। और ऐसे में दोस्तों सांसद पलटी जरूर मारेंगे, लेकिन कितने मारेंगे ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में दोस्तों जो वरिष्ठ नेता है तृणमूल कांग्रेस के और राज्यसभा के सांसद सुखेंदु शेखर रे, अगर वो ये कह रहे हैं कि वो मानसिक तौर पर कहीं और है और शारीरिक तौर पर टीएमसी के अंदर है, तो इससे पता चल रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ये भी विधायक की तरह पलटी मारने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी खबर तो सामने आ ही रही है दोस्तों। इसी के साथ में बगल के राज्य यानी पश्चिम बंगाल के बगल के राज्य झारखंड को लेकर एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। झारखंड कांग्रेस ने पार्टी के युवा नेता प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है दोस्तों। इसके साथ ही यह तय किया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर आपसी सहमति हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6, आरजेडी के 4 और माले के 2 विधायकों के समर्थन की जरूरत है दोस्तों। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी भूमिका होगी। वहीं पर प्रणव झा के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी 16 विधायकों के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरप्लस 6 विधायकों का समर्थन मिलेगा। आरजेडी के 4 और भाकपा माले के 2 विधायकों का समर्थन हासिल है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के सभी 16 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 और आरजेडी के 4 माले के 2 समर्थन से 28 तक पहुंच जाएंगे और पहली जो वरीयता है उसी में चुनाव जीत जाएंगे। ऐसे में दोस्तों प्रणव झा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो बनाए गए हैं, ये मूल रूप से भागलपुर के कहलगांव के आनंदीपुर ग्राम के रहने वाले हैं और बोकारो के अंदर इनका एक बड़ा नाता है दोस्तों। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के काफी करीबी बताए जाते हैं। दिल्ली की राजनीति में कई वर्ष तक सक्रिय रहे हैं दोस्तों और प्रणव झा के लिए एक बड़ा संगठनात्मक इनाम ये माना जा रहा है, यानी संगठन के नेता है और उनको आगे किया जा रहा है, राज्यसभा भेजा जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि अच्छी बात है कि संगठन के नेता को आगे किया जा रहा है, तो अपनी राय जरूर लिखता है। साथ साथ आखिरकार दोस्तों कर्नाटका को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आती है, जहां पर डीके शिव कुमार और उनके मंत्रिमंडल के अंदर विस्तार को लेकर बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार अपने पास जो बड़ा मंत्रालय रखेंगे वो फाइनेंस मंत्रालय रहेगा, यानी उनके पास वित्त मंत्रालय होगा और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वाला रहेगा। इंटेलिजेंस और अलग अलग चीजें जो है वो मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के हिस्से रहेगी दोस्तों। बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस के नेता प्रियांक खड़गे को दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियांक खड़गे कई बार बोल चुके हैं कि हमको कर्नाटका के अंदर आरएसएस पर पूरी तरीके से बैन लगा देना चाहिए और अब तो गृह मंत्रालय उनके हिस्से चला गया है। तो अब देखते हैं क्या कोई बड़ा फैसला लेते हैं प्रियांक खड़गे और आरएसएस पर बैन को लेकर क्या जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाएंगे, क्योंकि डीके शिव कुमार फाइनेंस मिनिस्टर तो बने हैं, साथ में जो जी परमेश्वर है जो डिप्टी सीएम है उनको रेवेन्यू और स्पोर्ट की जिम्मेदारी दी गई है। के एच मुनियप्पा को फूड एंड सिविल सप्लाई कंज्यूमर की जिम्मेदारी दी गई है। के जे जॉर्ज को एनर्जी और टूरिज्म की जिम्मेदारी दी गई है। एमबी पाटिल को लार्ज और मीडियम इंडस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सिद्धरमैया के बेटे को यानी सिद्धरमैया के जो बेटे हैं दोस्तों यतींद्र सिद्धरमैया उनको अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास की जिम्मेदारी कर्नाटका अर्बन वाटर सप्लाई और ड्रेनेज बोर्ड के साथ साथ KUIDFE ऑल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड लोकल प्लानिंग अथॉरिटी और VDA के साथ साथ BMRDA और GBA कमिश्नरेट टाउन और कंट्री प्लानिंग के साथ कई और जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों। इसे कह सकते हैं कि यतींद्र को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथ साथ दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अच्छे तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अंजना ओम कश्यप और खान सर के बीच में विवाद अब और आगे बढ़ चुका है दोस्तों। बिहार के अंदर खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए फायरिंग के मामले को लेकर हमले के मामले को लेकर अब नया मोड़ आया है दोस्तों। ज्ञान बिंदु कोचिंग की ओर से जारी कथित फायरिंग वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी दोस्तों। वीडियो में फायरिंग करते हुए दिख रहे दोनों गार्ड को पूछताछ के लिए कदम कुआं थाना बुलाया गया है, जहां पर उनसे करीब 3 घंटे बातचीत की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों गार्ड के हथियार को जब्त कर लिया है और हथियार का सत्यापन और तकनीकी जाँच कराई जा रही है। ऐसे में रोशन सर की रिहाई की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए दोस्तों। हजारों की संख्या में पटना के करगिल चौक पर छात्र खान सर हाय हाय और जेल का ताला टूटेगा रोशन सर छूटेगा के नारे लगा रहे थे। यानी दोस्तों ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई और तमाम तरीके की चीजों को छोड़कर अब केवल बिहार के अंदर राजनीति देखने को मिल रही है। सड़कों पर आंदोलन किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के भविष्य के साथ खेलने का पूरा प्रयास है दोस्तों, जिसे लेकर कहीं ना कहीं छात्रों को ही अवेयर होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर एक और बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से सामने आती है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने यूपी नेताओं को एक बड़ा आदेश जारी किया है दोस्तों। आपको बता दें कि जो अपडेट है वो ये की देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसलिए सियासी सरगर्मियां तेज हो रखी है। राजनीतिक दलों के बीच में समीक्षा बैठक जोर पकड़ रही है दोस्तों, जहां सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। वहीं पर विपक्षी समाजवादी पार्टी ने मिशन क्लीन स्वीप चलाना शुरू कर दिया है। पार्टी के उन नेताओं से इस्तीफा देने के लिए बोला जा रहा है जिनको उम्मीद है कि वो अपने पार्टी के लिए अप्लाई करेंगे और उनको जिम्मेदारी मिलेगी। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अब समय आ चुका है बड़े बदलाव का, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें
सीबीएसई के द्वारा अचानक से लाए गए 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से नाराज हो गई। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के मुताबिक सीबीएसई ने अपने स्वयं के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित होने के बाद भी पाठ्यचर्या समिति की सिफारिश को प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया। और रमेश ने सवाल उठाया कि सीबीएसई ने ये यू टर्न क्यों लिया है, क्यों और किसके आदेश पर लिया गया है, इसका जवाब सामने आना चाहिए। ऐसे में दोस्तों जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध करना शुरू कर दिया है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारत की राजनीति करती है दोस्तों, तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी को स्वीकार करने का तो कोई औचित्य नहीं है। साथ ही साथ कांग्रेस जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी अपनी खुद की दूरी बनाएगी। दोस्तों कांग्रेस पार्टी नीट और सीबीएसई विवाद को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। ऐसे में कांग्रेस जनता पार्टी 6 तारीख को जब जंतर मंतर पर दिखाई देगी तो एनएसयूआई और कांग्रेस के लोग मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पुराना अनुभव काफी खराब रहा है। कांग्रेस पार्टी को पता है कि अगर कोई बिना विचारधारा के पार्टी सामने आती है और वो पूरी तरीके से नारेबाजी करती है और अचानक से उसका एक ग्रोथ होता है, तो ये 2013-14 की स्थिति की बात है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि 2013-14 में भी कैसे एंटी करप्शन के नाम पर बड़ी संख्या में समर्थन जुटाया जाता था। बाद में स्थिति बदल गई और पता चला कि ये लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ ही प्लांट किए गए थे और विदेशी साजिश का हिस्सा थे। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा हमारे साथ लगातार। जिन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेते हैं आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।